मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पाश्चात्य राजनीतिक विचारक के अंतर्गत टी.एच. ग्रीन के राजनीतिक विचार का अध्ययन कर रहे थे। कल की क्लास में हम लोगों ने इस बात का अध्ययन किया कि मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता के लिए अधिकार और अधिकार के लिए राज्य आवश्यक है। इस बिंदु पर चर्चा करते हुए हम लोगों ने इस बात को देखा था कि टी.एच. ग्रीन के द्वारा आपने तमाम राजनीतिक विचारों के अंतर्गत उदारवाद और आदर्शवादी विचारधारा का किस प्रकार से मिश्रण किया। उनके द्वारा किस प्रकार से कहा गया कि राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, और कहा कि राज्य का कार्य बाधाओं के मार्ग में बाधा डालना है। टी.एच. ग्रीन का यह कथन उनको लोक कल्याणकारी राज्य की नींव रखने वाला विचारक बना देता है। इस बात का हम लोगों ने अध्ययन किया था। अब आज के क्लास में हम लोग टी.एच. ग्रीन के जिन राजनीतिक विचारों का आज के क्लास में टी.एच. ग्रीन के जिन राजनीतिक विचारों का अध्ययन करना है, जिस राजनीतिक विचारों का अध्ययन करना है, उसमें आपको याद कर लेना है इनका संपत्ति संबंधी विचार। दूसरा पढ़ना है हम लोगों को इनका युद्ध एवं अंतर्राष्ट्रीय शांति संबंधी विचार। और तीसरा पढ़ना है इनके द्वारा प्रतिपादित दंड का सिद्धांत। दंड के सिद्धांत का अध्ययन। तीन बातों पर हम लोगों को आज चर्चा करनी है। देखिए, सबसे पहले है टी.एच. ग्रीन के द्वारा प्रतिपादित इनका संपत्ति संबंधी विचार। संपत्ति के विचार की बात करें, आपको एक बात मालूम होगा कि संपत्ति का आखिर उद्देश्य क्या होता है। ना याद करने की बात यहाँ पर नहीं है, बात है यहाँ समझने की। अगर आप इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर संपत्ति का उद्देश्य क्या है, आपने इस बात को देखा होगा कि वर्तमान संदर्भ में भी संपत्ति किसी के लिए केवल बाह्य व्यक्तित्व के विकास का कारक है। वह भौतिक संसाधनों को जुटाता है, लेकिन दूसरी तरफ किसी अन्य व्यक्ति के लिए वही संपत्ति उसके आंतरिक व्यक्तित्व के विकास का कारक है, परमार्थ का कारक है, परलोक को सुधारने वाला है। वह अपनी संपत्ति का प्रयोग दया और परोपकार के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए करता है। टी.एच. ग्रीन के द्वारा अपने संपत्ति के उद्देश्य के निर्धारण में कहा गया उदारवादी विचारक है, इसलिए इसके द्वारा कहा गया कि संपत्ति का उद्देश्य होगा कि वह बाह्य व्यक्तित्व का विकास कर सके, और आदर्शवादी होने के कारण उसने कहा कि संपत्ति का उद्देश्य होगा कि वह व्यक्ति के आंतरिक गुणों का विकास करे। यह बात इनका आदर्शवाद के कारण है, और इस बात पर इनके राजनीतिक दर्शन पर अरस्तु का प्रभाव भी दिखलाई पड़ता है। बाह्य व्यक्तित्व के लिए भी संपत्ति आवश्यक है। यह इनका उदारवादी दृष्टिकोण है, और इस उदारवादी दृष्टिकोण को इनके द्वारा जॉन लॉक से ग्रहण किया गया। लॉक के द्वारा प्रकृति के अधिकार का समर्थन किया गया था, लेकिन प्राकृतिक अधिकार का आपको याद रखना है कि प्राकृतिक अधिकार का टी.एच. ग्रीन पूर्णतया खंडन करता है, परंतु उसको खंडन करने के बावजूद भी वह अल्लाह के द्वारा बतलाई गई
संपत्ति के अधिकार को स्वीकार करता है, ना वह संपत्ति के अधिकार को स्वीकार करता है। इसलिए यहाँ पर कहना तार्किक है कि बाह्य व्यक्तित्व के विकास का उद्देश्य होगा संपत्ति का। टी.एच. ग्रीन का यह मत उसके उदारवादी दृष्टिकोण पर और आंतरिक गुणों के विकास का उद्देश्य होगा। यह उसके आदर्शवादी दृष्टिकोण के ऊपर आधारित है और इस संपत्ति संबंधी अवधारणा के प्रतिपादन में टी.एच. ग्रीन के ऊपर अरस्तु का प्रभाव दिखलाई पड़ता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि संपत्ति का अर्जन और संपत्ति के वृद्धि, संपत्ति का केंद्रीकरण यह प्रतिस्पर्धात्मक समाज को जन्म देता है, परंतु टी.एच. ग्रीन के द्वारा ब्रिटेन के परंपरावादी विचारकों का विरोध किया गया था, जिसमें महत्वपूर्ण चिंतक हैं स्पेंसर, एडम स्मिथ और रिकार्डो। इनके राजनीतिक चिंतन का टी.एच. ग्रीन के द्वारा विरोध किया गया था, बट यह प्रतिस्पर्धात्मक समाज को जन्म देता है। टी.एच. ग्रीन के संपत्ति संबंधी विचार में अगर हम लोग पूर्ण अध्ययन करते हैं तो इसमें उदारवाद और समाजवाद का मिश्रण दिखलाई पड़ता है। उदारवाद का इसलिए कि वह व्यक्ति को संपत्ति अर्जित करने का अधिकार देता है। उदारवाद इसलिए क्योंकि ग्रीन के द्वारा व्यक्ति को संपत्ति अर्जित करने का अधिकार दिया गया। संपत्ति को अर्जित करने का इनके द्वारा अधिकार दिया गया, परंतु समाजवाद के समान इनके द्वारा असीमित धन संचय का विरोध भी किया गया। इसलिए यह कहना उपयुक्त है कि टी.एच. ग्रीन के संपत्ति संबंधी विचार में उदारवाद और समाजवाद का मिश्रण दिखलाई पड़ता है। देखिए, अब हम लोगों को यहाँ पर यह समझना है कि टी.एच. ग्रीन के द्वारा संपत्ति के विषय पर किन आधारों पर संपत्ति को तार्किक ठहराने का प्रयास किया गया। पहला है इनके द्वारा वैयक्तिक संपत्ति का। टी.एच. ग्रीन का संपत्ति के विषय पर आखिर इनका तर्क क्या है। पहला है इनके द्वारा वैयक्तिक संपत्ति का समर्थन किया गया। इनके द्वारा वैयक्तिक संपत्ति का समर्थन किया गया। और दूसरा है संपत्ति की असमानता का भी इनके द्वारा समर्थन किया गया। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है धन के केंद्रीकरण का इनके द्वारा विरोध किया गया। यह इनका तीसरा मत था। और चौथा था कि इनके द्वारा
तत्कालीन इंग्लैंड में व्याप्त जमींदारी प्रथा का विरोध किया गया था। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि टी.एच. ग्रीन के द्वारा वैयक्तिक संपत्ति का विरोध करने का कारण क्या था। वैयक्तिक संपत्ति के विरोध उसके द्वारा किया गया है या वैयक्तिक संपत्ति का समर्थन किया गया है। समाजवाद कहीं इसको स्वीकार करता है, कहीं इसको अस्वीकार करता है। राज समाजवाद के द्वारा, लोकतांत्रिक समाजवाद के द्वारा, फेबियन समाजवाद के द्वारा वैयक्तिक संपत्ति का समर्थन किया गया, लेकिन असीमित संपत्ति का उनके द्वारा विरोध किया गया और राज्य के द्वारा संपत्ति नियमन का समर्थन भी किया गया। यहाँ पर हम लोगों को समझने की बात है कि टी.एच. ग्रीन के राजनीतिक चिंतन में एक साथ उदारवाद भी है और आदर्शवाद भी है। जब उदारवाद भी है और आदर्शवाद भी है तो स्वाभाविक बात है आदर्शवादी दृष्टिकोण भी होगा, उदारवादी भी दृष्टिकोण होगा। और संपत्ति के समर्थन में इनके द्वारा उदारवाद और समाजवाद को मिश्रित कर दिया गया। समाजवाद समानता आधारित समाज की स्थापना पर केंद्रित है, जबकि उदारवाद असमानता मूलक प्रतिस्पर्धात्मक समाज का समर्थन है। दोनों में टी.एच. ग्रीन के द्वारा किस प्रकार से सामंजस्य स्थापित किया गया, हम लोगों को यहाँ पर आज इसको समझने की आवश्यकता है। पहला इसमें आप समझिए वैयक्तिक संपत्ति का समर्थन। उदारवादी दृष्टिकोण से टी.एच. ग्रीन के द्वारा वैयक्तिक संपत्ति का समर्थन किया गया। वैयक्तिक संपत्ति के समर्थन का आशय है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास अपनी निजी संपत्ति होगी, उसको वह अपने पास रखेगा, अपने भौतिक और आंतरिक व्यक्तित्व के विकास के लिए अपनी इच्छा अनुसार उसको खर्च करने का अधिकार रखता है, क्योंकि संपत्ति का अर्जन करना, उसको उसमें वृद्धि करना, उसका रखरखाव करना व्यक्ति का एक स्वाभाविक गुण होता है। इसलिए वैयक्तिक संपत्ति प्रत्येक व्यक्ति के पास हो और यह उसका अधिकार भी हो, राज्य के द्वारा इसमें कोई दखलंदाजी न की जाए, इसका समर्थन टी.एच. ग्रीन के द्वारा किया गया। अर्थात पहला पॉइंट इनके द्वारा बतलाया गया कि वैयक्तिक संपत्ति का समर्थन होना चाहिए। दूसरा है संपत्ति के असमानता का समर्थन। जैसे ही वैयक्तिक संपत्ति का टी.एच. ग्रीन के द्वारा समर्थन किया गया, वैसे ही एक सवाल उठा कि अब संपत्ति की समानता होगी या संपत्ति की असमानता होगी। संपत्ति की असमानता को बतलाने के उद्देश्य से टी.एच. ग्रीन ने कहा कि जब प्रत्येक व्यक्ति के गुण, उसका स्वभाव, उसकी क्षमता, उसकी योग्यता अलग अलग है, वह अलग अलग स्थिति में काम करता है, अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार अपनी जीविका और जीवन का चुनाव करता है, तब स्वाभाविक बात है संपत्ति के अर्जित करने के तौर तरीके में हर एक व्यक्ति में अलगाव होगा। और जब अलगाव होगा तो इस प्रतिस्पर्धात्मक समाज के अंतर्गत संपत्ति के असमानता का होना स्वाभाविक है। टी.एच. ग्रीन के इस विचार पर बारकर के द्वारा एक टिप्पणी भी किया गया और बारकर ने कहा संपत्ति की असमानता समाज और राज्य दोनों के लिए लाभकारी होता है, क्योंकि किसी भी समन्वयपूर्ण समाज का सृजन असमानता मूलक सिद्धांत के आधार पर ही किया जाता है। ऐसा टी.एच. ग्रीन के राजनीतिक चिंतन के ऊपर जब उसने संपत्ति के असमानता का विचार दिया था, तब उस पर टिप्पणी करके बारकर के द्वारा इसको समझाने का प्रयास किया गया। ये सही है, गलत है, आलोचना प्रत्यालोचना का यह विषय बन सकता है, परंतु हम लोगों को आप समझ रहे होंगे कि यह विचार टी.एच. ग्रीन के द्वारा इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि वह उदारवादी चिंतक है, लेकिन उदारवाद में वह नकारात्मक उदारवादी नहीं है। स्पेंसर के समान
बल्कि वह एक सकारात्मक उदारवादी है और सकारात्मक उदारवादी होने के कारण उसके द्वारा संपत्ति की असमानता का समर्थन किया गया। 2 पॉइंट हो गए। पहला, वैयक्तिक संपत्ति का भी समर्थन करता है और संपत्ति के असमानता का वह समर्थन है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के गुण ना, आप याद करिएगा, प्रत्येक व्यक्ति का गुण उसकी क्षमता और उसके योग्यता यदि विशिष्ट होती है, ना एक समान नहीं है, तब संपत्ति की असमानता का होना, संपत्ति की असमानता का होना स्वाभाविक होगा। कहा कि तब संपत्ति की असमानता का होना स्वाभाविक होगा। अगला है, देखिए अगली बात इन्होंने कहा, धन के केंद्रीकरण का विरोध। टी.एच. ग्रीन के द्वारा अपने अध्ययन के दौरान और विशेष करके ब्रिटिश परिस्थितियों के अवलोकन और पर्यवेक्षण में यह पाया गया कि भ्रष्टाचार और समाज में उत्पन्न तमाम बुराइयों का मूल कारण है धन का केंद्रीकरण। ना उस समय तक धन के केंद्रीकरण के विरुद्ध अनेक प्रकार के आंदोलन भी चल रहे थे। कहा जा सकता है कि यह ऐसा वक्त था जबकि मार्क्सवाद की विचारधारा का प्रभाव दिखलाई पड़ने लगा था और इसी के परिणाम स्वरूप धन के केंद्रीकरण का विरोध करने का कार्य टी.एच. ग्रीन के द्वारा किया गया। इनका मानना है कि धन का केंद्रीकरण न हो, क्योंकि धन के केंद्रीकरण के कारण किसी भी समाज में अव्यवस्था, अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, भ्रष्टाचार का बोलबाला हो जाता है और समाज के अनेक वर्ग विकास से वंचित हो जाते हैं। इसलिए धन के केंद्रीकरण का इनके द्वारा, विकेंद्रीकरण लिख दिया गया है, धन के केंद्रीकरण का इनके द्वारा विरोध किया गया। इसलिए कहा गया है कि धन का केंद्रीकरण का इनके द्वारा विरोध किया गया। दूसरा आता है जमींदारी प्रथा का विरोध। जमींदारी प्रथा के विरोध का अर्थ है, टी.एच. ग्रीन के द्वारा तत्कालीन ब्रिटेन में जब देखा तो पाया कि ब्रिटिश कालीन व्यवस्था में अनेक लोगों के पास अधिक धन संचय होने के कारण भूमि का वह स्वामी बन गया है। तो भू स्वामी होने के कारण मूलतः श्रमजीवी वर्ग की उत्पत्ति हो गई। इसलिए श्रमजीवी वर्ग की उत्पत्ति और उसके गिरते हालात का कारण जमींदारी या भूस्वामी की मनमानी है। इसलिए टी.एच. ग्रीन के द्वारा इसका ब्रिटेन में विरोध किया गया और यह बतलाया गया कि जब भूमि प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है, प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं पर सभी व्यक्तियों का एक समान अधिकार होता है। इसलिए यह भूमिधारी व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था, जमीन के मालिक वाली व्यवस्था, संपूर्ण जमीन पर केवल कुछ लोगों के नियंत्रण और अधिकार को टी.एच. ग्रीन के द्वारा चुनौती दी गई और इस चुनौती का आधारभूत तर्क बनाया गया। जब भूमि प्रकृति प्रदत्त वस्तु है, तब उस पर किसी एक व्यक्ति का एकाधिकार भला कैसे हो सकता है? इसी बिंदु को समझाने का प्रयास टी.एच. ग्रीन के द्वारा किया गया। देखिए टी.एच. ग्रीन का यह तो उसके संपत्ति के विषय पर विचार था, जो कि एक प्रकार से देखा जाए तो उदारवाद और समाजवाद के बीच में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करता है। वह उदारवादी विचार को टी.एच. ग्रीन छोड़ नहीं पाता, लेकिन समाजवादी विचारधारा को भी पूर्णतः अपना नहीं पाता। इसलिए सामंजस्य और समन्वयवादी दृष्टिकोण संपत्ति के विषय पर टी.एच. ग्रीन का दिखलाई पड़ता है। दूसरा है
टी एच ग्रीन के राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत इनका दूसरा विचार है जिसको पढ़ेंगे युद्ध एवं दूसरा इनका विचार है जो कि है युद्ध एवं अंतर्राष्ट्रीय शांति पर। टी एच ग्रीन के द्वारा जिन राजनीतिक विचारों का प्रतिपादन किया गया उसमें युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय शांति भी है। टी एच ग्रीन स्वाभाविक रूप में इस अवधारणा के प्रतिपादन में उदारवाद का अनुसरण करता है और उदारवाद का अनुसरण करते हुए वह विश्व बंधुत्व एवं अंतर्राष्ट्रीय शांति की संकल्पना का समर्थन करता है। उसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति के संकल्पना का भी समर्थन किया गया। टी एच ग्रीन के द्वारा बतलाया गया कि व्यापारिक वाणिज्यिक विकास के लिए शांति और व्यवस्था का बना रहना आवश्यक है। यदि एक राज्य के द्वारा दूसरे राज्य के ऊपर आक्रमण किया जाता है और वहाँ की शांति को भंग कर देते हैं तो व्यापारिक प्रगति के मार्ग में बाधा आएगी। टी एच ग्रीन के द्वारा इसीलिए साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद का भी विरोध किया गया था। साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद का विरोध किया गया था क्योंकि साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद अंतर्राष्ट्रीय शांति के मार्ग में बाधक है। युद्ध को इन्होंने मानवता के विरुद्ध माना। कहा कि युद्ध मानवता के विरुद्ध है। दूसरी बात कहा था कि युद्ध राज्य की अपूर्णता का परिणाम है। युद्ध राज्य की अपूर्णता का परिणाम है। युद्ध एक प्रकार से नैतिक अपराध है। युद्ध क्या है? कहा कि एक प्रकार से यह नैतिक अपराध की श्रेणी में आता है। और कहा तीसरी महत्वपूर्ण बात कि युद्ध राज्य की विस्तारवादी इच्छा पर आधारित होता है। अतः आप यहाँ देख रहे होंगे कि युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय शांति पर टी एच ग्रीन का राजनीतिक चिंतन उदारवाद का समर्थन करता है और उदारवाद का समर्थन करते हुए टी एच ग्रीन के द्वारा बतलाया गया कि युद्ध राज्य की विस्तारवादी इच्छा का युद्ध राज्य के अपूर्णता का परिणाम होता है और यह एक प्रकार का नैतिक अपराध है। लेकिन यहाँ पर सवाल एक उठता है और उसका उत्तर टी एच ग्रीन के द्वारा दिया भी गया। और सवाल यह उठता है कि क्या एक राज्य के ऊपर दूसरा राज्य अगर आक्रमण कर दे तब भी उस राज्य के द्वारा युद्ध में का सहारा न लिया जाए? टी एच ग्रीन ने कहता है अपवाद के रूप में टी एच ग्रीन के द्वारा कहा गया कि मैं अपवाद के रूप में सुरक्षात्मक
युद्ध का समर्थन करता हूँ। कहा कि अपवाद के रूप में मैं सुरक्षात्मक युद्ध का समर्थन करता हूँ, बट मैं अन्य किसी आधार पर युद्ध का समर्थन नहीं करता हूँ, बल्कि संसार में अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना का होना आवश्यक है, विश्व बंधुत्व की स्थापना का होना आवश्यक है। इसी आधार पर साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का अर्थ है एक राज्य के द्वारा दूसरे राज्य के ऊपर आर्थिक नियंत्रण, जबकि साम्राज्यवाद का अर्थ है एक राज्य के द्वारा दूसरे राज्य के ऊपर राजनीतिक सत्ता को हस्तगत कर लेना। टी.एच. ग्रीन के द्वारा इन दोनों का ही प्रबल विरोध करके विश्व बंधुत्व की संकल्पना को साकार करने का प्रयास किया गया और युद्ध को पूर्णतः अस्वीकार कर दिया। आप आगे चल कर के देखेंगे कि फांसीवादी और नाज़ीवादी जो तानाशाही विचारधाराएं हैं राजनीति विज्ञान में, उनके द्वारा युद्ध का समर्थन किया गया। और मुसोलिनी के द्वारा तो यहाँ तक कह दिया गया कि पुरुष के जीवन में युद्ध का वही महत्व होता है जो महत्व स्त्री के जीवन में मातृत्व का होता है। हिटलर के द्वारा भी युद्ध का समर्थन करते हुए कहा गया है कि यदि आप जीना चाहते हैं तो युद्ध के लिए सदैव तैयार रहें। तो ये बातें युद्ध के समर्थक अन्य राजनीति वैज्ञानिकों की है, बट यहाँ टी.एच. ग्रीन के द्वारा राजनीति वैज्ञानिक के संदर्भ में युद्ध का पूर्णतः विरोध किया गया। यह और बात है कि इनके द्वारा सुरक्षात्मक युद्ध का समर्थन भी किया जाता है। खैर, ये तो बात थी टी.एच. ग्रीन का युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर विचार। टी.एच. ग्रीन का एक अन्य विचार भी हम लोगों को समझना है और यह है दंड का सिद्धांत। यह है दंड का सिद्धांत। टी.एच. ग्रीन के द्वारा जब राजनीतिक विचारधारा का प्रतिपादन किया जा रहा था उस समय दंड के विषय में मूलतः 3 सिद्धांतों का प्रचलन था। पहला है दंड का प्रतिशोधात्मक सिद्धांत, दंड का प्रतिशोधात्मक सिद्धांत। दूसरा है दंड का निवारात्मक सिद्धांत या प्रतिकारात्मक सिद्धांत। आपको कुछ भी दिया रहेगा, प्रतिकारात्मक सिद्धांत या प्रतिकारात्मक सिद्धांत। और तीसरा इसमें दिया कि दंड का सुधारात्मक सिद्धांत, दंड का सुधारात्मक सिद्धांत। तो दंड के ये 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जिनका प्रचलन जब टी.एच. ग्रीन के द्वारा अपने राजनीतिक चिंतन का प्रतिपादन किया जा रहा था उस समय ये 3 सिद्धांत प्रचलित थे। आपने पढ़ा है कि प्रत्येक राज्य का कार्य है कि वह बाधाओं के मार्ग में बाधा बने, अर्थात हर एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास की चाहे बाह्य परिस्थिति हो या आंतरिक परिस्थिति हो, उसका निर्माण करना राज्य का दायित्व है। सामान्य रूप में राज्य के द्वारा ऐसा किया भी जाता है, परंतु टी.एच. ग्रीन के द्वारा एक कथन हम लोगों ने पढ़ा कि राज्य का आधार शक्ति नहीं बल्कि इच्छा है। यह कहना है टी.एच. ग्रीन का। इसका अर्थ है कि राज्य को कई बार शक्ति का भी प्रयोग करना पड़ता है। इसी शक्ति का रूपांतरण टी.एच. ग्रीन के दंडात्मक विचार के अंतर्गत हम लोग देखते हैं। टी.एच. ग्रीन ने कहा कि राज्य में सुव्यवस्था की स्थापना करने के लिए दंड प्रणाली का क्रियान्वयन करना आवश्यक होता है। इसलिए दंड न्याय ये राज्य के कार्य और उसके उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक होते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठा
के दंड के कौन से मापक, दंड के कौन से मानदंड को हम स्वीकार करें और दंड के किस मानदंड को हम अस्वीकार कर दें, इसका अध्ययन करने के लिए टच ग्रीन के द्वारा तत्कालीन समय में दंड के 3 सिद्धांतों का विश्लेषण किया गया, जो कि इस प्रकार है। आपको ये सवाल अनेक बार पूछा जाता है ना। टच ग्रीन की तो बात करने के साथ साथ दंड की अवधारणा भी हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा है और उसी संदर्भ में ब्रीफ में टच ग्रीन के द्वारा इसका विश्लेषण किया गया। विश्लेषण करने के दौरान पाया प्रतिशोध का अर्थ होता है दंड का यह मॉडल किस पर आधारित होगा, बदले के भावना पर। बदले के भावना का अर्थ है आँख के बदले आँख, आँख के बदले आँख और दांत के बदले, और दांत के बदले दांत का सिद्धांत। यह अवधारणा मूलतः हम्बुरावी की विधि संहिता के ऊपर आधारित था। विधि संहिता के ऊपर आधारित था। यह कठोर था ना। टच ग्रीन के द्वारा इसका अध्ययन किया गया और अध्ययन के दौरान उसने यह निष्कर्ष निकाला कि यह दंड का सिद्धांत जंगली समाज के लिए असभ्य एवं बर्बर लोगों के लिए उपयुक्त हो सकता है, परंतु सभ्य समाज के ऊपर यह लागू नहीं किया जा सकता। कहा कि सभ्य समाज के ऊपर यह लागू नहीं किया जा सकता, परंतु कहा कि दंड को देते समय इसका महत्व यह है कि अपराधी के मन में भय बना रहता है, इसलिए भय को बनाने में यह महत्वपूर्ण है। दंड का एक दूसरा सिद्धांत था निवारक सिद्धांत, जिसका अर्थ होता है कि अपराधी को दंड इस प्रकार से देना, अपराधी को दंड इस प्रकार से देना कि उसे देखकर अन्य लोग अपराध करने का साहस न कर सकें। टच ग्रीन ने कहा कि दंड का यह मॉडल ऐसे अपराध को रोकता है जो कि अभी हुआ नहीं है, अर्थात दंड ऐसा दिया गया कि देखकर समाज में होने वाला अपराध भविष्य में रुक जाएगा। इसकी बात टच ग्रीन के द्वारा किया गया, जबकि टच ग्रीन के द्वारा यह कहा गया है दंड का उद्देश्य तात्कालिक समाज में उत्पन्न होने वाले अपराध को रोक देना, उसे खत्म कर देना है। दंड का एक अन्य सिद्धांत भी है जिसको सुधारात्मक सिद्धांत कहते हैं। सुधारात्मक सिद्धांत का अर्थ है कि दंड का उद्देश्य अपराधी में सुधार करना होना चाहिए। अपराधी में सुधार
करना होना चाहिए कि अपराधी में सुधार किया जा सके। यह सुधारात्मक दंड का सिद्धांत है। इसकी मान्यता थी कि अपराध वास्तव में एक प्रकार की बीमारी है जिसको निश्चित प्रक्रिया के द्वारा खत्म करके अपराधी को अपराध की मनोवैज्ञानिक बीमारी से मुक्त किया जा सकता है। टी.एच. ग्रीन ने कहा कि दंड का सुधारात्मक सिद्धांत अत्यधिक आदर्शवाद पर आधारित है। आदर्शवाद का अर्थ है कि यह तभी हो सकता है जबकि व्यक्ति का अंतःकरण उज्ज्वल, निर्मल और परिष्कृत हो, जिसकी संभावना कम रहती है। बट टी.एच. ग्रीन के द्वारा अंततः सवाल यहाँ पर यह उठता है कि दंड के किस सिद्धांत को स्वीकार किया गया। टी.एच. ग्रीन के द्वारा दंड के तीनों ही सिद्धांतों के मिश्रण को स्वीकार किया गया। इन्होंने कहा आवश्यकता अनुसार दंड के अपराध के आधार पर दंड का विधान किया जाना चाहिए। अर्थात यदि अपराध संज्ञेय किस्म का है, विवश है, वह राजद्रोह पर आधारित है, किसी की हत्या पर आधारित है, तो स्वाभाविक रूप में है कि कठोर दंड की व्यवस्था हो। लेकिन अगर अपराध छोटा है या बच्चों के द्वारा किसी प्रकार का ऐसा अपराध किया गया तो दंड वह सुधारात्मक होना चाहिए। इसलिए आवश्यकता और परिस्थिति को ध्यान में रख करके तीनों सिद्धांतों के मिश्रण को टी.एच. ग्रीन के द्वारा स्वीकार किया गया। बट इनके द्वारा कहा गया कि दंड का प्रतिकारात्मक सिद्धांत या निवारात्मक सिद्धांत या दंड के सभी सिद्धांतों में उत्तम है। कहा कि यह उत्तम इसलिए है क्योंकि दंड का उद्देश्य है कि दिए गए दंड को देखकर समाज का कोई भी अन्य व्यक्ति उस प्रकार के अपराध को करने से अपने आप को बचा ले। यह सुधार की संभावना और एक आदर्श समाज के निर्माण के उद्देश्य पर आधारित है। इसलिए टी.एच. ग्रीन के द्वारा कहा गया कि प्रतिशोधात्मक सिद्धांत, दंड के निवारात्मक सिद्धांत और सुधारात्मक सिद्धांत आवश्यकता परिस्थिति के अनुसार लागू किया जाएगा। परंतु इन तीनों में अगर एक की बात की जाए तो निवारात्मक या प्रतिकारात्मक सिद्धांत सर्वोत्तम प्रतीत होता है। तो देखिए, हम लोगों के क्लास का ये टी.एच. ग्रीन के राजनीतिक विचार का अध्ययन था। हम लोग किसी अन्य चिंतक के विषय में पुनः अध्ययन करते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।